Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa barik wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm having Dr. Naima Sultana ma'am with me and इंशाअल्लाह आजकल के दौर में स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लेडीज़ पे एक लेडीज़ के पार्ट ऑफ लाइफ हो गए हैं और इसका इम्पैक्ट मैरिटल रिलेशनशिप में भी गिर रहा है. सो वी आर हैविंग डॉक्टर नाइमा सुल्ताना मैम टू एक्सप्लेन अस व्हाई इट हैपेंस एंड हाउ वी कैन ओवरकम इट. अस्सलाम वालेकुम मैम. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर गिविंग अपॉइंटमेंट टू मी. इंशाल्लाह आई हैव फ्यू क्वेश्चंस. Sure, definitely. मैम, औरत की ज़िंदगी में सेहत का कितना अहमियत है? बिल्कुल आप सही क्वेश्चन पूछा है. और सेहत का अहमियत तो सबका है. तो फर्स्ट सबसे पहले अपन आगे बढ़ना बोले तो भी, अच्छा सोसाइटी में रहना बोले तो भी, अपन डेवलप होना बोले तो भी, सबसे पहले सेहत की अहमियत बहुत है. अगर अपन सही रहते, अपन अपनी सेहत सही रहती तो अपन बाजू अपने वालों को अपन देख नहीं सकते. स्पेशली ए वुमेन who takes care of her family, so her health is very much important. If she is healthy, she can maintain her family and she can take care of her kids and also the head of the family, that is her husband and her in-laws and all. Because maximum जो वर्क चलता है घर पे वो एक लेडी के उस पर उनका पार्ट ज़्यादा रहता है. तो घर में संभालना है और बाहर भी जो वर्किंग रहते हैं वहाँ का पार्ट देखना है, बच्चों को देखना है. तो मैक्सिमम पार्ट विल बी ऑफ वुमेन ओनली. सो वुमेन का हेल्थ अच्छा ठीक रहने की ज़रूरी बहुत है. अभी हम लोग देखेंगे तो इट्स नॉट लाइक क्रिटिसाइजिंग, बट हम लोगों में एक्सरसाइज के लिए हम लोग अहमियत नहीं देते. अल्लाह सुब्हानहू व तआला नमाज को रखे हैं एज ए एक्सरसाइज, बट हम उस अंदाज में नहीं पढ़ेंगे. फिजिकली हम लोग बहुत हेल्प करेंगे. तो एक्सरसाइज के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंस देना है. हम घर के कामों में इतने मसरूफ रहते हैं, वो कौन सी चीज़ हम लोग को एक्सरसाइज की तरफ फिजिकली हम लोग को केयर लेने की तरफ गाइड कर सकती है? किस तरह हम अवेयरनेस रख सकते हैं लोगों में मैम? आपने जो बोला ये नमाज में जो अपन सजदा करते, रुकू में जाते, ईच एंड एवरी स्टेप इज़ ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज. अपने डेली लाइफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्होंने इंक्लूड किया है नमाज इज ए पार्ट ऑफ सबमिशन to our all problems or sins that we do, and also along with that it will increase our body metabolism and it increases our vital capacity and all. Each and every step is having so much important. By doing sajda and getting up, it will increase the lung expansion and all. So because it is busy life, एक्चुअली जो बीच में इतने 10 years से और ज़्यादा फास्ट मैकेनिकल लाइफ हो गया, एंड वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू आवर हेल्थ. व्हेन वी गिव इम्पोर्टेंस टू आवर हेल्थ, सो अपने लिए एक 1 hour तो भी अपन स्पेंड करना बोलते जब अपने दिल में आता, डेफिनेटली वी विल पहले वो एक है वो तो मेरा हेल्थ. मैं अब एक 10 years वर्क कर सकती, 10 नहीं और 20 years में वर्क करना हो तो मैं पहले हेल्दी रहना बोलते जब अपने दिल में पहले आता, जब भी अपन एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करते. अलॉन्ग विथ नमाज भी पढ़ना है, अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज भी करना है. जब तरह से जब प्लान करते हैं, जब अपन एक टाइम टेबल बना लें डेली 24 hours में एक 1 hour करूँ मैं मेरे हेल्थ के लिए स्पेंड करना हो, देन ओनली वी कैन प्लान इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. एंड अर्ली मॉर्निंग आफ्टर नमाज फजर के बाद एक 1 hour अपन अगर अपन दिल में समझे तो कर सकते, अगर नहीं समझे तो कोई भी आके अपन को बोले तो अपने दिल में नहीं तो अपन नहीं कर सकते. सो फर्स्ट अपन वो समझना एक डेडिकेशन से कर लिए तो अपना जो शेड्यूल बना लेते ज़रूर अपन वो 1 hour एक्सरसाइज पार्ट के लिए निकाल सकते. और
देर आर मेनी ऑथेंटिक हदीस हम लोग को भरपूर पेट खाना नहीं है. स्टिल वी आर सो मच फॉन्ड ऑफ नॉन वेज, वी आर सो मच फॉन्ड ऑफ ईटिंग. इससे बहुत सारे नुकसान भी है. एकदम फुल स्टमक खाने से क्या नुकसान है मैम? क्योंकि हम लोग अक्सर जहर इसलिए नहीं खाते क्योंकि हम लोग को पता है इट्स डेंजरस. इतनी ऑथेंटिफाइड हदीस है कि वी शुड नॉट ईट अ फुल स्टमक, स्टिल वी ईट. इससे क्या नुकसान है मैम, ताकि हम एक आधा 1/3 पेट खाली रख सकें इंशाल्लाह आज के दिन से. एक एक्चुअली कहावत है, वो तेलुगु में रहता. I want to tell you that. అన్నం ఆహారం అది మితంగా తింటే అది అమృతం, అమితంగా తింటే అది विषम. कौन सा भी हो एक लिमिट, वो लिमिट अगर क्रॉस हो गया तो वो जहर बन जाता. सो इन साइंस ऑल्सो आई कैन एक्सप्लेन, बिकॉज वंस वी ईट फूड, अपना लंच या डिनर कौन सा भी होगा, सो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए कि वो डाइजेस्ट हो. सो डाइजेस्ट होना बोलते इट नीड्स ब्लड. So all the blood which is pumping from heart will be diverted to heart. So brain को blood supply कम हो जाता. So इसलिए भरपूर पेट खाते हैं अपन, नींद आ जाते हैं because all the blood is going towards digestive system and we will get blood less blood supply to brain. So when we are getting less blood supply to brain, there is a chance of hypoxia. Oxygen supply to brain is decreased. So there is a chance of stroke and all. Anyway, if you eat over maximum ज़्यादा खाना खाने से the load of glucose will be more. So अपन को जितना चाहिए उतना ही लेना पड़ता. जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते that food will be obviously stored in the form of fat. So that fat is also not healthy for us. So we think that we will eat stomach full, I eat work. इतना ज़्यादा मैं काम करी, 1 घंटा काम करी तो मैं इतना पेट भर खाना खाई तो भर जाता. इट्स नॉट लाइक दैट. वी शुड ईट व्हेन वी फील हंग्री. इफ यू आर नॉट, यू शुड ईट एट टाइम एंड यू शुड ईट व्हेन यू आर हंग्री. यू शुड नॉट ईट व्हेन यू आर नॉट हंग्री. एंड वी शुड ईट द लिमिटेड क्वांटिटी. So the food contains 3 parts: carbohydrates, fats and proteins. So carbohydrates should be less, limited quantity. Fat should be in a less quantity. Proteins you can take. So you have to divide the food into 3 parts and you have to take it like that. And आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि we should keep our stomach 1/3 of empty means it helps in digestion also. The digestive system, digestive enzymes also will help in the digestion of food. If you fill the stomach with complete food only, the enzymes will not act properly. The food cannot be digested, and sometimes these fat and all, if you eat over burger, pizza and all oily food, they will not be digested properly. This will be transferred as trans fats. That bad fat. So that is very unhealthy to heart and every part of the body. So that is a limited food means it will digest properly, and whichever energy is required, that only will be expenditure will be there, and remaining fat will not be deposited. Extra food which is converted into fat, it will not be deposited, and brain also gets good blood supply. So these are all the advantages of eating limited converts. मैम हम लोगों को पता है कि पाकिज़गी आधा ईमान है. वी नीड टू बी हाइजीनिक. अक्सर हम पीरियड्स के वक्त वी डजंट टेक केयर दैट मच हाइजीनिक का. समटाइम्स वी यूज द सेम क्लोथ्स. इट हैपेंस. इट लाइनली की वजह से भी हो सकता है. तो मैं इंशाल्लाह किस तरह हम पीरियड्स के वक्त हाइजीन रह सकते. समटाइम्स वी डजंट, आई सी they don't take bath. Naha regularly we doesn't take bath. Obviously we need to act safe. तो अब इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारियां हैं, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू पाकिज़गी आधा ईमान है. हाइजीनिक, वी नीड टू टेक हाइजीनिक फूड, वी नीड टू टेक हाइजीनिक प्रिकॉशंस इन द टाइम ऑफ पीरियड्स. एंड हम लोगों को बच्चों को भी बस सिखाना है. तो पीरियड्स के वक्त क्या हम यूज क्लोथ्स यूज कर सकते हैं, और बॉडी को हम क्लीन करना ज़रूरी है. अल्लाह ताला गुस्ल का भी इसलिए रखा है. ये किस तरह आप समझा सकते हैं? हाँ, इसका क्लीनिनेस जो पीरियड के टाइम पे रहता
उसका बच्चियों को खास करके समझाना है। वंस दे अटेंड देयर मेनस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होते ना, जब अपन को बच्चों को समझाना चाहिए। तो ये ओल्ड क्लास यूज़ करने से, यूज क्लास वॉशिंग एंड अगेन यूजिंग, उससे इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो इन्फेक्शन से इट विल लीड टू द जेनिटल कैंसर्स ऑल्सो। सो कंपल्सरी जो अपन पीरियड के टाइम पे यू शुड अवॉइड यूजिंग क्लॉथ एंड दे शुड यूज़ डिस्पोजल स्टेटली एंड वही यूज़ करना है, डिस्पोजेबल्स यूज़ करना है। एंड पीरियड में बोल के ही नहीं, रिमेनिंग टाइम एवरी टाइम वी शुड टेक बाथ रेगुलर। सो पीरियड के टाइम पे और एक्स्ट्रा बोलना, सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड वी शुड स्टॉप स्प्रेडिंग ऑल द इन्फेक्शन एंड ऑल्सो वी शुड गुस्ल करना ज़रूरी है और क्लीनिंग द प्रेयर, दैट इज़ ऑल्सो कंपल्सरी। इससे सुन्नत ऑल्सो, नमाज भी तो बोलना है। सो वी शुड एजुकेट द गर्ल्स अबाउट दिस। अभी आजकल एक हार्मोनल इम्बैलेंस टर्म बहुत मे बी ज़्यादा एजुकेटेड लोग, क्वालिफाइड लोग मे बी दे आर अवेयर ऑफ इट, हार्मोनल इम्बैलेंस, बट नॉर्मल कॉमन आम लोगों को इस चीज़ को आप कैसे समझाते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल इवन रहते रहते लड़का सडनली गे कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसजेंडर प्रॉब्लम। इफ यू टेक टू डॉक्टर दे आर टेलिंग हार्मोनल इम्बैलेंस, लड़कियां बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, अगर लेके गए तो डॉक्टर के पास हार्मोनल इम्बैलेंस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है और इसको किस तरह हम बच्चों को बचपन से ही केयरफुल रख सकते हैं, इस चीज़ को उनके दिमाग में किस तरह उन लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर सके कि उनके बॉडी में इस तरह के चेंजेस होते हैं, किस तरह उनको ओवरकम कर सकते हैं? आपने क्वेश्चन सही पूछा, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हार्मोनल फर्स्ट कॉज, इट्स नॉट हार्मोन, इट्स आई मीन कैसा अपन बच्चों को ना ज़्यादा फ्रीडम दे, ज़्यादा लाड प्यार करना, वो कौन सा बोले तो क्या बोले तो अपन पहुँचा देना, बिफोर आस्किंग आल्सो वी आर गिविंग टू देम। सो ज़्यादा पोसेसिवनेस और ज़्यादा अपन लाड प्यार में अपन भूल जा रहे। वो तो अपने ज़माने में कैसा था, अब ऐसा नहीं है। लड़कियाँ गुस्सा क्यों आ रहा, बच्ची एक बात बोले तो क्यों नहीं सुन रही। एंड मेन फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सुबह में उठना, घर पे काम काज करना, करके प्रिपेयर करके अपन जाना, छोटा बहुत घर जाना बोले तो नहीं करते, कहीं तो काम वाले हैं ना, so they will tell like that they are lacking physical activity। and अगर यहाँ से स्कूल जाना है, नहीं तो बाजार जाना है, तो भी they want the vehicle, कार तो भी होना, ऑटो तो भी होना, तो they are not having physical activity। so घर में भी physical activity नहीं है, बाहर चले तो भी physical activity नहीं है। जो अपन उन्होंने पूछा वो पूरा we are providing, like pizza, burger, जो भी food we are giving, but there is no expenditure in the form of work, physical work। सो उससे क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा, आउटपुट नहीं है, तो वर्क नहीं है, तो वेट इज इंक्रीजिंग, सो BMI इज इंक्रीजिंग, बॉडी मास इंडेक्स। सो वो इंक्रीज होके देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस, सो इट इज लीडिंग टू ओबेसिटी causing the hormonal imbalance leading to this period problem and all। so this aggressiveness and all is not due to hormonal imbalance, so that is this what we are teaching। So we should encourage them to do housework also, in wherever possible, whenever possible we should make them to walk, at least अगर बाहर नहीं हो सकता घर में तो भी करना, अगर कुछ भी नहीं ट्रेडमिल तो भी करना, छोटा साइकिलिंग तो भी करना, वैसे करना। और ट्रांसजेंडर, the converting into the opposites, these are all attractions, so they think that वो तो बाहर देख के सोसाइटी को ये ऐसा है, US का कल्चर ऐसा है, ऐसा है, वो देख के दे आर ट्राइंग टू इनकलकेट दैट कल्चर इनटू देम, दैट इज द मेन रीजन। हार्मोनल प्रॉब्लम may also be there, that is not their problem if he is having abnormal chromosomes। normal chromosomes is 46 XY male, so if he is not having that chromosome and he is having
extra X chromosome 47XXY. So that is not his problem, that is a genetic problem. Then when he अगर वो मेल के वैसा रहना चाहे तो भी नहीं रह सकता because of that extra X, they will be try like behave like a female. So that is not hormonal problem, that is a genetic problem. And that is one part, and also the culture inculcation. That also US का वो इससे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा. They are देख के सीख ले बच्चे जल्दी अट्रैक्ट हो. So what I think like that. और मैम हाउस वाइफ्स में हम देखेंगे तो मूड ज़्यादा स्विंग होता, कभी एकदम कूल रहते हैं, कभी एकदम हार्श हो जाते हैं. इस मूड स्विंग के पीछे भी हेल्थ फैक्टर है क्या मैम? अपने सेहत सही नहीं रहने की वजह से मूड स्विंग होता है. और स्ट्रेस का इम्पैक्ट बहुत बुरी तरीके से होता है. लेकिन हम स्ट्रेस किस तरह ओवरकम कर सकते नहीं सोच सकते. किस तरह स्ट्रेस से बचने के लिए अपने आप को दूसरे चीज़ों में एंगेज रख सकते हैं नहीं सोच सकते. और वो स्ट्रेस के वजह से क्या एक वुमेन किस तरह हैंडल कर सकती है स्ट्रेस को, क्योंकि इतना आसान नहीं है. जब गुस्सा आता है, वी ऑल नो गुस्से को काबू करना है. स्टिल समटाइम्स वी रिएक्ट और उसका कभी कभी घर में एक एनवायरनमेंट भी खराब हो जाता है. तो कि कुछ फुड या कुछ सिंपल एक्सरसाइज या कुछ चीज़ है क्या स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं? सही बोला आपने. हाउस वाइफ्स पर्टिकुलरली वर्किंग जो घर को संभालते हैं वो दे आर फीलिंग वेरी मच स्ट्रेस एंड दे आर कमिंग टू मी आल्सो, दे आर टेलिंग द सेम. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या सोचती, हाउस वाइफ बोलते एक्चुअली हाउस वाइफ होम मेकर इज़ द करेक्ट वर्ड. सो उनको साइकोलॉजिकली एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक बन जाता. क्या कर रहे, मैं घर में रह के पकाना, दूसरा काम क्या है बोल के पहले वो अपोजिट तो जो आप हस्बैंड भी हो, इनलास हो, तो जो भी हो उनके वर्क को रिकग्नाइज नहीं कर सक रहे बोलता से एक पहले फीलिंग ज़्यादा रहती पहले. बिकॉज घर में रह के घर संभालना, पूरा बच्चों को संभालना, घर में पकाना करना, कपड़े हो बर्तन हो, वो नहीं दिखता सब काम. मगर वो काम सुबह से शुरू करते 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 दोपहर तक करे तक बहुत टाइट हो जाता, थक जाता. लास्ट में आए बाद जो भी थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं. कुछ बच्चे सताना, नहीं तो हस्बैंड आए, उनका ऑफिस के टेंशन्स ला के इधर कुछ जो उन्हें एक्सपेक्ट करे अगर नहीं रिसीव कर सके तो उन्होंने कुछ एक बार बोले, मैं सुबह से शाम तक घर बाहर से आया, तुम्हें क्या करे घर में रह के करने के लिए, वैसा बोलना. वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाके बच्चों को मैं इतना कर रही, घर में इतना कर रही, मेरा हस्बैंड ऐसा मेरे को बोल रहे, उसके हिसाब से भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी वैसा भी हो सकता है. उससे भी और काम जल्दी फिनिश करना, ये काम हो के बाद नेक्स्ट काम वो कर लेते हुए स्ट्रेस ज़्यादा हो जा रहा है उनको घर में. और उनके हेल्थ के लिए भी उन्होंने टाइम नहीं निकाल सक रहे. ऑलमोस्ट इतना वर्क करे तक थक जाते. उनका हेल्थ का कॉन्शियस एटलीस्ट एक हाफ एन आवर भी उनके हेल्थ के लिए एक्सरसाइज वो ये भी नहीं कर सकते. सो वो पूरे लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो स्ट्रेस बढ़ाने के रीजंस, उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा वो तो प्लान्ड प्रोग्राम रखे तो अच्छा रहता. जो होम मेकर है ये टाइम को मैं इसके लिए स्पेंड करना है, ये टाइम इतने. अगर somebody tells her also कुछ नेगेटिव बोले तो you should not feel bad. So अपन जो कर रहे हैं अपन को मालूम, उनको भी मालूम. अगर गुस्से में एक बात बोले तो भी अपन गुस्से में फिर रिपीट उनको ये नहीं करते. उन्होंने एक बात बोल के फिर आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस बढ़ जाने से भी you should calm down. अपना काम कौन सा है वो कर लेते जाना. अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मेन अपने पास अपने हाथ में वेपन है नमाज से अपन बहुत से अपने जो माइंड को है ना, इट्स लाइक ए मेडिटेशन. सो अपने जो भी प्रॉब्लम्स है अल्लाह ताला के सामने सबमिट करते हैं. जो भी है अपन पूछ ले सकते. वी कैन क्लोज आवर आइज एंड वी कैन मेक दुआ आल्सो. सो दैट्स द मेन रूट ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस. एंड आल्सो कुरान शरीफ विथ मीनिंग अगर अपन पढ़ते जाते तो इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग. एंड आल्सो हदीस एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो भी है रीडिंग बुक्स, अगर इफ यू आर गेटिंग टाइम ये पूरा देख लेके हदीस हो देख लेके नमाज पढ़ना कुरान पढ़ना, जब भी टाइम मिला अपने फैमिली में बस अपने बच्चों से स्पेंड करें तो आधा स्ट्रेस अपना रिलीव होगा। जो भी मेरा ओवरऑल कहना है कि जो भी अपन नेगेटिव बोले तो भी वी शुड नॉट टेक इन माइंड। सो जब अपन अपना स्ट्रेस को मैक्सिमम कम कर सकते हैं, अपना काम अपन कर लेते जा सकते हैं। और मैम फिजिकल रिलेशनशिप को हम शादी हुए से नए, टू बी फ्रैंक शादी हुए से जो नए में एक टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस रहता, उसके बाद स्लोली रिड्यूसेस इंटीमेसी वो, और हम उसको प्रायोरिटाइज भी नहीं करते, अहमियत भी नहीं देते। तो क्या उसके पीछे भी हेल्थ का फैक्टर है। और हमें पता भी है कि हदीस है कि अगर इफ ए स्पाउस इनवाइट्स शी और ही, आई मीन म्यूचुअली, उसमें तो हदीस में तो रुजुलन है, शख्स है कि फरिश्तों की लानत रहती, स्टिल भी इग्नोर। कभी कभी लेडीज की तरफ से होता है, कभी कभी जेंट्स की तरफ से हो सकता है। मैम हैविंग प्रॉपर इंटीमेसी एक हेल्दी रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकता है क्या? और ये चीज़ भी सिखाना हमारे बच्चों को ज़रूरी है क्या एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि वी नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू दैट ऑल्सो। और उनको किस तरह वो रिड्यूस होता है, पहले प्रैक्टिकली उनको समझाना भी ज़रूरत है, समझ के, क्योंकि एकदम फर्स्ट एकदम फिल्मी लाइफ दिखती, अब वो एकदम एक्सपेक्ट करे तो नहीं मिले तक डिप्रेशन में चले जाना, जो हीरो जैसा दिखा सो हस्बैंड एकदम जीरो भी नजर आता। तो ये सब चीजें हम किस तरह बच्चों को गाइड करना जरूरी है। वी नो हदीस में बहुत स्ट्रांगली अल्लाह के कर्स इन द सेंस अल्लाह की रहमत से दूर वी नो। तो इससे आप किस तरह हम अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे, उस चीज बरकरार रखने के लिए वीक में कितने बार जरूरी है। और अब जेंट्स का मूड भी आपको पता है बाज़ वक़्त किस तरह होता है, तो हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं मैम? Difficult question. Actually, sex is a part of life. It's not the whole part. It's not like what I think. It's a last end point. So जो भी अपन को नया दिखता ना, शुरुआत में जो इंटरेस्टिंग भी रहता एंड वी वांट टू चेक एंड वी वांट टू टेस्ट इट। सो इसलिए शुरुआत में जो नया दिखता अपन को, अगर वही चीज़ एक स्वीट है आपको बहुत पसंद है, आपको ला के देते खाते, सेकेंड डे देते खाते, थर्ड डे देते खाते, फोर्थ डे से अपन नहीं। सो इट्स लाइक सेम। सो अपन जो नया दिखता वी विल एक्सेप्ट इट एंड वी विल डू इट, बट इट्स नॉट लाइक कंटिन्यूसली, बिकॉज उसका भी जो वो तो एक एज बढ़ते रहे तो उसके सेक्सुअल हार्मोन्स, एरोजल एंड ऑल, ऑर्गेज्म एंड ऑल, ये अकॉर्डिंग टू द एज हार्मोन्स कैसा सेक्सुअल हार्मोन्स भी कम हो जाता। व्हेन अपन नहीं हस्बैंड को नहीं कर रहे, केयर नहीं कर रहे, ही आल्सो वोंट केयर एंड आल्सो। और एक मैं क्या सोच, मैं क्या समझती, मैं देखी ऑब्जर्व करूँ, ये इंटरेस्ट कम हो जा रहा बोल के बोला। शादी से पहले अपन वो तो ऐसा रहना, वेट ऐसा करना, मेंटेन करना, you will take care of her health, face, body and all. Once marriage हो गया ना, शादी हो गई, खत्म। We won't take of our health, अपना वेट कैसा बढ़ रहा, अपना फेस कैसा चेंज हो रहा, हेल्थ के बारे में अपन कॉन्शियस नहीं रहते, डाइट नहीं करते, काम नहीं लग गए, बाद में फिर डिलीवरीज हो जाते, वेट इंक्रीज हो जाता, फूड का ये नहीं करते, फेस का ख्याल नहीं करते, तो अपना वेट इंक्रीज हो जाता। उसकी वजह से भी वो तो अपने अपोजिट जो है, अपने जो हस्बैंड रहता है उनको भी वैसा रहता था, अरे मैं वाइफ ऐसी थी अब ऐसी हो गई। मे बी नॉट ऑल हस्बैंड्स थिंक लाइक दैट, few of them I am telling, if they think like that, if you are not maintaining that figure and all, sometimes obviously interest may decrease and कंपलसरी है अपने हदीस में, जब भी अगर आए तो अपन उनको तो वाइफ को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे। ऐसा भी है कि अगर उनको वाइफ को नहीं है इंटरेस्ट, तो husband also should cooperate and he should understand what's the problem. That is the main good relationship between wife and husband.
If you understand this, that life will be successful. You told exactly a very good point. थर्ड पर्सन के वजह से होता है, एंड देयर इज ऑथेंटिफाइड हदीस दैट मियाँ बीवी के बातें बेडरूम से बाहर नहीं जाना, और थर्ड पर्सन को जो बोलते हैं दे आर बिग फूल्स, दे आर बिग फूल्स। इसमें हम लोग को किस तरह बचा सकते हैं प्राइवेसी? एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस हदीस, एंड देयर इज हदीस अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि है कि उनके ब्रदर के वाइफ को अनटाइडी देखते हैं। जब पूछते हैं कि आप ये क्या हालत है, तो कहते हैं कि आपके भाई पूरा दिन नमाज पढ़ते हैं और रात को दिन में रोजा रखते हैं और रात को नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इमीडिएटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंचती है। इवन ही टेल्स, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोलते हैं कि योर वाइफ, योर बॉडी हैज द राइट ओवर यू, एंड आपके वाइफ को आपके बॉडी पे राइट्स है। जेंट्स को भी इस बात को बहुत समझना चाहिए कि कभी उनका मूड ऑफ हुआ तो एकदम दे बी डिफरेंट, एंड दे इन इसी तरह वुमेन में भी होता है। तो म्यूचुअली, एज यू टोल्ड, दे बोथ शुड हैव ए अंडरस्टैंडिंग एंड एक कंफर्टनेस से भी इट इंक्रीजेस। बोथ एक दूसरे के साथ कंफर्ट हो तो भी इट इंक्रीजेस रैपिडली। अब और आप बोले मुंह बना के बैठे कंटिन्यूअसली, इस तरह का बहुत बुरा इम्पैक्ट रहता है। कंपैरेटिवली जेंट्स, लेडीज को जल्दी गुस्सा आता है ज्यादा, महीने भी रहते। और मैम अब आप देख रहे हैं कि आजकल मे बी बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, मे बी बिकॉज ऑफ द फैंटेसी, वॉट एवर यू कैन टेल, रंगीन दुनिया हो गई। ऑब्वियसली दो अर्निंग्स की जरूरत है, और मेनली औरतें अर्निंग, they are interested in working rather than sitting at home. उससे क्या हो रहा है, working hours obviously they need to go out, तो उसका बाहर जाने से, वर्क करने से किस तरह हेल्थ, फर्टिलिटी केसेस बहुत फेस कर रहे हैं आजकल। मे दे लुक हेल्दी बट एट द टाइम ऑफ कंसीविंग दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। और आज देख रहे हैं सॉफ्टवेयर बहुत बूम है, कंटिन्यूसली बैठ के लड़कियां सो मच दे आर वर्किंग, तो किस तरह कुछ हेल्थ पे उसका इफेक्ट गिरता क्या मैम? किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, और कितना अहमियत देना चाहिए हमें वर्किंग आवर्स को? एज ए वुमेन हाउ मेनी आवर्स शी शुड वर्क? इस तरह कुछ सही पूछा आपने। एज दिस इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, बच्चों को पढ़ाना है, घर संभालना है, उसके रेंट्स पे करना है, फ्यूचर के लिए फिर अपन बच्चों की पढ़ाई होंगे, कुछ भी होंगे, उसके लिए एक पर्सन, घर में एक पर्सन काम करे तो अब वर्कआउट नहीं हो रहा। इसलिए इफ एजुकेटेड है वाइफ, अगर हस्बैंड का परमिशन है तो शी कैन वर्क। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा, अगर हस्बैंड वर्क कर रहे तो उनको वो एक ही काम रहता, सुबह में उठे, फ्रेशअप हो गए, घर में कुछ ला के देना है तो लेके देते चले जाते, बट वाइफ को एक नहीं, काफ़ी नहीं है, तो उनको उनका हाउस होल्ड वर्क के साथ फिर ड्यूटी भी करना है, जॉब। यहाँ पे मैं एक सजेस्ट कर रही क्या बोलो, तो अगर दोनों वर्किंग है तो हस्बैंड शुड हेल्प हर। अगर इन लॉस नहीं है, खाली हैदराबाद में अगर स्टे कर रहे, फ्लैट में रूम लेके, फ्लैट लेके स्टे कर रहे, बच्चों को रेडी करना है, घर में काम काज करना है, पूरा संभाल के वाइफ को जाना बोल तो मुश्किल। यहाँ पे मैं एक सजेस्ट कर रही कि when she is working along with you, you should help her, so that दोनों शेयर कर लिए तो थोड़ा बहुत उनको, वाइफ को थोड़ा स्ट्रेस कम होता, एंड उसको ऐसा भी लगता कि अरे माय हस्बैंड इज हेल्पिंग मी, सो बोथ ऑफ देम कैन वर्क टुगेदर, एंड बाहर जाके तो जॉब को कर ले सकते हैं। दोनों भी बच्चों को संभालना, दोनों बच्चे तो एक बच्चे को इन्होंने ऐसा संभालना, पढ़ाने में अगर एक उन्हें पका रहे तो इनको पढ़ाना, ऐसा शेयर कर लिए तो फैमिली के वर्क जो भी हो, वो तो मैं जेंट है, मैं मदद में हूँ, मैं टाइप करना, वो फीलिंग, वो ईगो बाजू रख के अगर घर में काम करने, अगर वाइफ को हेल्प करके बच्चों को पढ़ाने में भी काम साझेदारी दिए तो इंशाल्लाह वो स्ट्रेसफुल तो सो नहीं रहता। अगर इनफर्टिलिटी मैटर आ गया, बच्चे ही नहीं है, यहाँ पे भी अगर दोनों भी वर्क शेयर नहीं करे तो पूरा वर्क इसके ऊपर गिर जाता। इन घर में का काम संभाल के फिर जाके ऑफिस का वर्क कर, ऑफिस का काम करके रात में लेट आती,
आए तक भी घर में कुछ भी नहीं पका, तो फिर इन पका के फिर कब करके फिर सोए तक दे आर नॉट, उसको इतना थक जाती कि उसको वो सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करने भी नहीं रहता। सो पूरा मतलब मेंटली भी उन डिप्रेशन में चले जाती, करे क्या है। ऑलमोस्ट 24 आवर्स में इतना 8 आवर्स 10 आवर्स वर्क में चले, तो भी बाहर का ऑफिस वर्क, बाहर का आई मीन 7 आवर्स उसमें चले आपको, तो ऑलमोस्ट 14-15 आवर्स, 10 आवर्स घर में काम काज। अभी उसका वो टाइम इतना ही नहीं रहता, और स्ट्रेस के वजह से भी उसका एग का रिजर्व, वो तो उसके हार्मोन्स कम हो जाते, उसके एग्स ओवेरियन रिजर्व भी कम हो जाते, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस आते, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स जरूर आते। सो इसलिए वो उतना एक्सट्रीम नहीं गया वैसा। प्लान्ड हस्बैंड अगर कोऑपरेटिव है तो प्लान्ड लाइफ, प्लान्ड वर्क दोनों भी शेयर करे, तो एक 8 to 10 आवर्स जॉब कर लिए, तो आके दोनों एक 8 आवर्स में होता, नहीं तो 6 आवर्स में होता इसका वर्क, दोनों शेयर कर 3 आवर्स में दोनों का वर्क हो जाता, बाकी का वर्क दे कैन बी टुगेदर। एंड अपन, मैं क्या सोचती एज आई एम अ लेडी, आपको भी पता है, अपन को एक करते ना, 1% अपन को जो हेल्प करते, इवन अपने हस्बैंड भी हो, इतना करे तो अपन इतना करते हैं उनके लिए। सो अरे मेरा हस्बैंड मेरे लिए, इसलिए थोड़ा बहुत आपके वाइफ को आप थोड़ा करके देखो, उन्होंने कितना आपको रिटर्न आता, ऐसा करे तो उसको शी विल बी मोर हैप्पी, एंड दैट कपल विल live like anything, and there is no problem of infertility also, and stress will not be there, so they will be happy. ओके मैम, आप ओवरऑल कहना चाह रही हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एवरीथिंग वी कैन हैंडल इन आवर लाइफ। अल्लाह ताला करे कि हर एक को समझने वाले पार्टनर्स मिले। कभी कभी इट मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन आप बोले ना जैसा सबर से हमें थोड़ा सा ये करेंगे तो रादर देन टेकिंग सम डिसीजंस वी कैन ओवरकम इट। और मैम आजकल ऐसा एक केस, शादी हुई है, बच्चे भी हुए, सडनली हस्बैंड टोल्ड दैट आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वुमेन, और ऐसे केसेस भी मैंने देखा है। शादी हुई है, शादी के बाद मे भी लड़का माँ बाप से डर के निकाह किया होगा, लेकिन शादी के बाद कहता कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, तो उन केसेस में मैरिज को क्विट करना ही ऑप्शन है या कुछ और? बिकॉज आजकल मैं बहुत देख रही हूँ, हो सकता है इस चैनल के जरिए किसी को हु कैन नॉट शेयर विद अदर्स, उन लोगों को कुछ सोल्यूशन मिल सकता है बोल के मैं भी हस्बैंड बहुत गुड है, अभी एक चीज रीजन की वजह से मैरिज को क्विट करना होगा क्या? आप क्या कहेंगे इस पे? अगर कुछ हार्डवर्क करें तो चेंज होने के चांसेस है क्या? बिफोर आई मीन, अगर देर करना है तो ही, तो अगर शादी से पहले अगर इसको पसंद करे तो बोलने का डेयरनेस भी रहना, वो फर्स्ट मिस्टेक कर देते पहले नहीं बोले घर में, नहीं बोल के फिर और एक शादी करके उसकी ज़िंदगी भी खराब कर दे। इनकेस समटाइम्स ऐसा हुआ, पहले कुछ चाहे और फिर शादी हो गई, उसके बाद बोलना वो भी आई वोंट एडवाइस। अपने नसीब में अल्लाह ताला लिखे के फलाना ये इंसान से अपनी जुड़ के है, तो अपने ऊपर भरोसे से घर पूरा छोड़ के, घर दार माँ बाप को सब कुछ छोड़ के आए से बच्ची को, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट एबल टू, वो बोलना करेक्ट नहीं है। अगर सही ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला को जो मानते हैं, वैसे तो ऐसा नहीं करते, जो नमाज तरीका पता है तो ऐसा नहीं करते। अगर ऐसा हुआ तो आपको पसंद नहीं, फिर भी आपको शादी हो गई, तो आप अल्लाह पे भरोसा रखना है, और ये अल्लाह बनाए से जोड़ी है, अल्लाह ताला मेरे हक में लिखे, तो अल्लाह की जो भी मर्जी है वो मैं एक्सेप्ट करना बोल के ही शुड प्रिपेयर एंड ही शुड सेट हिमसेल्फ। अगर उनको ऐसा नहीं हो सकता तो भी स्टार्टिंग में अगर ऐसा नहीं हो सके तो भी थोड़ा टाइम लेके अपने आप को एडजस्ट करना है। सी लाइफ इज ए एडजस्टमेंट हो तो ही जब दो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन मेंटेन होता। एडजस्ट नहीं हुई है तो अगर एक
हाथ आग है तो एक हाथ पानी होना चाहिए, जब भी वो सेट होता है रिलेशन। ईगोस के वजह से, नहीं तो ये मेरे पसंद नहीं, वो ये ऐसे के बहाने हैं, ऐसा रख के लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते। और लड़की भी ऐसे ही, अगर आपको दिल में सही भी है तो आपके आपके माँ बाप को बोलना है खुला, ऐसा एक लाइफ अपने आप खराब करे और अपने जो चाहे उनका लाइफ खराब करे और जो कर लिए उनका लाइफ खराब करे। सो दिस आई वोंट एडवाइस, बिफोर मैरिज ओनली यू शुड फर्स्ट थिंक दिस इज अ लाइफ। ऐसा नहीं कि शाम को गए एक ड्रेस ले लिए, पसंद है तो पहने, नहीं तो और एक ड्रेस, ऐसा नहीं, लाइफ ओनली वन टाइम, एक ही बार। सो आप अपने नसीब में है तो ही वो होता, मैं एक्सेप्ट करती। बट बिफोर डूइंग दैट आप किसको भी नहीं करना, आपके दिल में है तो खुला प्रेजेंट करना, जब उसके बाद अल्लाह की मर्जी। अगर आप शादी निखे में जा रहे, शादी कर लेने कबूल है कबूल है कबूल है ऐसा बोलने जा रहे तो पूरा पुराना पूरा क्लोज करके जब एंटर हुए बाद फिर नहीं सोचना। ये तो मैं फुल्ली आई एम अगेंस्ट। एज यू टोल्ड, नमाज बहुत से चीज़ों से हमें बचाता है फिजिकली एंड आप बोले थोड़ा मेडिटेशन टाइप आंख बंद करके एक जानिमाज पे एटलीस्ट इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है बेशक। आप इन स्ट्रेस के दिनों में, डिप्रेशन के दिनों में इस तरह करेंगे तो ही हम एक कामयाबी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, क्योंकि आपने जैसे कहा, और अल्लाह ताला को भी वीक पर्सन स्लेव से हेल्दी स्लेव पसंद है, क्योंकि ही इज हेल्दी, ही इज एबल टू डू वर्शिप परफेक्टली। तो बाय टेकिंग प्रिकॉशंस, फूड कम खा के, नमाज को फिजिकल एक्सरसाइज और इखलास, जब हम इखलास रखेंगे आई फील कि एनर्जी भी ज़्यादा यूटिलाइज होगी। जब हम डरेंगे तकवा एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होगी, एवरीथिंग एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होगी, क्योंकि हम बेफिक्र नहीं रह सकते उस मोमेंट में। तो ऑब्वियसली हमारे हेल्थ पे भी अच्छा इफेक्ट होगा। जज़ाकल्लाह खैर मैम, हम बहुत अच्छे से आपने हम लोगों को समझाया, क्योंकि समटाइम्स वी मे नॉट शेयर, पीपल के नॉट शेयर। तो दिस वाज विद डॉक्टर नईमा सुल्ताना मैम। अगर आपको किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज़ यू कैन पुट इट इन कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आगे कभी फिर अल्लाह ताला मौका दे तो करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।